नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं आज की जनधारा समाचार पत्र के जो हमारा डिजिटल मीडिया है, जनधारा 24/7 उसके स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ मैं दरअसल इस समय पूरी तैयारी अगर हम देखते हैं कि वो कुंभ की हो रही है, महाकुंभ की हो रही है इलाहाबाद में 13 जनवरी से उसको होना है। तो महाकुंभ जो है वो या कुंभ जिसको हम कहें वो नदियों के किनारे होता है। तो जब हम नदियों की बात करते हैं, उनकी पवित्रता की बात करते हैं, उनसे जुड़े संस्कारों की बात करते हैं, तो हमको निश्चित रूप से नदियों की स्वच्छता पर भी बात करनी चाहिए। तो आज मैं आपसे नदियों की स्वच्छता और नदियों को लेकर हमारा जो व्यवहार है, उसको लेकर आपसे कुछ गंभीर सवाल करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, अपनी बात जो है वो साझा करना चाहता हूँ। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जनवरी से फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के बहाने आज नदियों की स्वच्छता और जल स्रोतों के साथ हमारे व्यवहार और संस्कार की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमारी धार्मिक और मिथक कथाओं के अनुसार हर 12 साल में 4 जगहों पर जिसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, यहाँ दोनों जगह गंगा है और बाकी उज्जैन में क्षिप्रा पर और इसके अलावा नासिक में जो है अ, ये महाकुंभ गोदावरी के किनारे होता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग अवसरों पे नदियों में नहाने की परंपरा है और गंगा तो जो है वहाँ पर डुबकी लगा के लोग सोचते हैं कि अपने पापों से मुक्त हो जाएँगे। तो ये एक तरह से तो अमृत जो अ, ये महोत्सव हो रहा है तो ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ये दरअसल कहाँ से ये कहानी आती है, तो ये कहानी हमारी मिथक कथाओं में कि देवदानवों में अमृत को लेकर, अमृत कुंभ को लेकर जो है वो एक प्रतिस्पर्धा हुई, लेके भागे। तो उसमें देवलोक में 8 जगह और पृथ्वी में 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी और देव-दानव संघर्ष के फलस्वरूप निकले अमृत कुंभ को जागृत करने के लिए ये महापर्व हर छठे वर्ष में अर्ध कुंभ के रूप में और 12वें वर्ष में कुंभ के रूप में जो है ये आयोजित होता है। इसमें देश भर से साधु संत अखाड़े और श्रद्धालु जन और बहुत सारे पर्यटक, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत बड़ा ऐसा उत्सव है, इतने लोग जुटते हैं जितने की पूरी दुनिया में किसी धार्मिक त्योहार में न जुटते हों। तो प्रयागराज में कुंभ जो है 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी जो है बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर प्रधानमंत्री भी वहां गए। उत्तर प्रदेश सरकार रोज कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट करती है। 5,335 करोड़ से ज्यादा का बजट इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। 2019 के कुंभ हुआ था, वो उस कुंभ से ये जो है 42 100 करोड़ रुपया का बजट इसमें अधिक है। इस बार मेले में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी को लेकर अभी गंगा तट पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। जो 2013 का जो पिछला महाकुंभ था उसके मुकाबले ये कई गुना लोग जो है वहां अधिक पहुंचेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इधर के दिनों में एक धार्मिक जुनून या धार्मिक कहना चाहिए रुझान लोगों का कुछ ज्यादा बढ़ा है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 56 थाने, 144 चौकियां, 40% अतिरिक्त बल की तैनाती की गई ताकि वहां कोई उत्पात ना हो, इतनी बड़ी भीड़ है। और संगम और गंगा तट की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार सिस्टम, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू के लिए वहाँ पर ट्यूब और वहाँ पर रेस्क्यू दल भी जो है वो जो अत्याधुनिक उपकरण है वो भी रखे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। बात हम स्वच्छता की कर रहे थे, तो चूंकि गंगा को साफ करने के लिए एक अभियान बहुत लंबे समय चल रहा, पर इस समय वहाँ पे स्वच्छता रहे इसलिए 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण भी वहाँ किया जा रहा है। शिविरों को लेकर भी जो है वहाँ शौचालय अलग से बनाए जा रहे हैं, पीने का पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पर हम अक्सर देखते हैं जहाँ कहीं भी इस तरह के आयोजन होते हैं सार्वजनिक और धार्मिक, जब वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ जिस तरह की गंदगी फैलती है, जिस तरह की चीजें होती है, वो बहुत ही हमको चौंकाती है और अक्सर हम मीडिया में उस तरह की खबरें देखते हैं। तो बात प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित जो महाकुंभ होता है उसके बहाने हम नदियों की बात कर रहे हैं। दरअसल हम
हमारे देश में नदियों को हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जल से आचमन करते हैं, उनका जल पीते हैं, पर जितनी दूषित नदियां हमारे देश में हैं, विदेशों में जहां इसकी पूजा नहीं होती, वहां पर नदियां साफ सुथरी दिखती हैं, वहां का जल साफ सुथरा दिखता है। पर हम जिन नदियों की पूजा करते हैं, जिनकी हम आरती करते हैं, आजकल तो आरती का चलन भी जो है खूब बढ़ा है। आरती पहले भी होती रही गंगा की, पर अब जो है उसके सार्वजनिक उत्सव होते हैं, और गंगा आरती की देखा देखी अब बहुत सारे शहरों में जहाँ नदियां हैं, यहाँ अगर मैं रायपुर की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश में नर्मदा की बात करूं, सब जगह जो है अब घाट पर पूजन का एक सिलसिला शुरू हुआ है। पूजन हो, अच्छी बात है, हम नदियों को पूजें, पहाड़ को पूजें, पेड़ को पूजें, पर क्या हम उनकी उतनी केयर लेते हैं? ये नहीं है। तो अब हमको ये देखना होगा कि ये जो 3 जो महाकुंभ अलग-अलग जगह बाद में होंगे, 12-12 साल के अंतराल में अलग-अलग समय उसकी तारीखें होंगी, पर क्या हम लोग वाक़ई में जो है वो अ, अपनी नदियों के प्रति सजग हैं? सिंहस्थ जहाँ पर कि उज्जैनी है, वहाँ 2036 में जो है वो कुंभ आयोजित होगा। उसके पहले अभी इसके बाद तुरंत जो है वो नासिक में होगा, उसके बाद हरिद्वार में होगा, और फिर उज्जैन में होगा। अभी हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ा है, और धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, लोग अब वहाँ पर केवल पूजा पाठ करने नहीं जाते, वहाँ देखने जाते हैं। यही वजह है कि लोगों का रुझान जो है जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थान, और खास करके नदियाँ हैं, क्योंकि हमारी सारी सभ्यता नदियों के किनारे है। तो 13 जनवरी मकर संक्रांति, यानी 14 जनवरी जिसको हम कहते हैं मौनी अमावस्या, जो 29 जनवरी को आएगी, अलग-अलग तारीखों में यहाँ पर बसंत पंचमी को 5 फरवरी को, अलग-अलग माघी को, पूर्णिमा को, 12 फरवरी को, तो ये स्नान की तारीखें हैं जो जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। नदियों में स्नान की एक लंबी परंपरा है। मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं अपनी माँ के साथ, मेरे गाँव में एक नदी थी जिसका नाम चनई हम लोग बोलते थे, बाद में उसमें चंदन नदी का बोर्ड लगा है। तो हम मुँह अंधेरे वहाँ माँ के साथ और बहुत सारे मोहल्ले के लोग 1 महीने तक नहाने जाते थे। तो हमारे यहाँ नदियों में नहाने की, नदियों में अपने आप को डुबकी लगा के पवित्र करने की परंपरा है। पर हम नदियों की साफ-सफाई के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, इसको लेकर मुझे चिंता है। नदियों की स्वच्छता की बात जब हम करते हैं, तो नदियों के प्रति हमारा व्यवहार भी मायने रखता है। एक ओर हम नदियों की पूजा करते हैं, तो दूसरी ओर हम सारी गंदगी, सारा कचरा इन नदियों में प्रवाहित करने में कतई कोई संकोच नहीं करते। हमको लगता है कि हम ये पानी जो है, गंदी नाली का पानी कहाँ जाएगा? तो हम देखते हैं कि वो नाले नदी में जा रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ नदी के किनारे लगती हैं क्योंकि पानी चाहिए, तो वहाँ पर भी अ, जो है गंदगी होती है। हमारे यहाँ हम शवों को जो है, मृत मृत शरीर को भी नदी में बहा देते हैं। उसकी हमको लगता है कि हमारी मुक्ति तभी होगी जब हम जाके हमारी अस्थि का विसर्जन गंगा में होगा या नदी में होगा या राख वहाँ प्रवाहित होगी। धार्मिक उत्सव जो हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर चाहे वो गणेश उत्सव हो, देवी प्रतिमा हो या कोई प्रतिमा हो, तो उस वो जो मूर्तियाँ बहुत सारे केमिकल से बनती है, उसे भी ले जाकर हम नदियों में, तालाबों में विसर्जित करते हैं। तो हम ये धीरे-धीरे देखते हैं कि नदियाँ दूषित हो रही है, तालाब दूषित हो रहे हैं। तो जिनको हम सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, उनके लिए हमारा मन में क्या भाव है? अब गंगा की बात मैं करता हूँ, तो गंगा के लिए एक मंत्रालय तक बनाया सरकार ने, और करोड़ों रुपए खर्च किए, और ये सोचा कि इससे गंगा पवित्र होगी, पर लोग उस तरह नहीं कर रहे। इसके पवित्र जल को लोग भर के लाते हैं, अपने घरों में रखते हैं। जब कोई आदमी मरता होता है, तो मुक्ति के लिए उसको गंगा जल पिलाया जाता है, इतना उसको माना जाता है। पर साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं कि इस समय गंगा जल को यदि हम उसकी जाँच करें, तो उसमें भी उसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि वो पीने लायक नहीं है, आचमन करने लायक नहीं है। पर चूँकि हमारी आस्था में है, इसलिए लोग गंगा जल को लेकर आते हैं। साल दर साल आने वाली बाढ़ और कई जगहों पे पड़ने वाले सूखे, पेयजल संकट के आसार को देखते हुए जो है अभी नदियों को आपस में जोड़ने की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, और इसके लिए एक पूरी परियोजना तैयार की गई है कि नदियों को कैसे आपस में जोड़ा जाए, ताकि उसमें जो जल अ, बाढ़ के समय या जब बरसात के समय आता है, तो उसका कितना इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हर नदी कहीं न कहीं मिलके समुद्र में जाती है, और समुद्र का पानी खारा है, जिसको मीठा करने का उपक्रम जो है बहुत महँगा है। इसलिए नदियों का पानी जो हमारे पीने के काम आता है, पर हम नदियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, रेत
नदी में जो है वो इस तरह से उत्खनन हो रहा है कि उसका पूरा माफिया बन गया है, और स्थानीय जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और हम देखते हैं कि इतनी घटनाएं हमको पता चलती है कि रेत माफिया किस तरह से जो अमले पे, सरकारी अमले पे हमला करता है, किस तरह से वो रेत का उत्खनन कर रहा है, नदी के किनारे कटाव हो रहे हैं, बहुत सारे जो पेड़ थे वो भी नदियों से चले गए हैं। तो ये एक प्रकार से नदियों के साथ जो हमारा व्यवहार है, कई जगह बांध बन गए हैं, वहाँ पर नदियों को रोका गया है और वो उसके आगे नदियाँ सूख जाती है। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि यहाँ तक आते-आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ, मैं जानता हूँ कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो दरअसल जो पानी है, उस पानी, चूँकि पानी इतना कीमती है, अभी हम देखते हैं कि जगह-जगह लोग बंद बोतल में पानी खरीद-खरीद के पी रहे हैं। गर्मी के समय टैंकरों के ज़रिए पानी आ रहा है। तो हमारा जल स्रोतों के साथ किस तरह का व्यवहार है। हम देख रहे हैं कि पानी को लेकर पड़ोसी राज्य आपस में उलझ रहे हैं। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के साथ भी हमारे नदियों को लेकर मतभेद होते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ आपस में जाकर मिलती हैं और वो सीमाओं को नहीं जानती हैं। तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि नदियाँ हों, तालाब हो, बावड़ियाँ हों, वो समस्त जल स्रोत जो हैं, जिनकी सफाई, संरक्षण होना चाहिए, वहाँ पे गंदगी से बचाने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते। उल्टे जब हमको मौका मिलता है, तो हम उसको जो है और गंदा करने पे तुल जाते हैं। भला ही बाद में हम कहें कि ये हमारे लिए बहुत पवित्र जगह है, पर पता नहीं क्यों हमारे व्यवहार में ये है कि हम नदियों की स्वच्छता, उसके पुनर्जीवन को लेकर बहुत सारा नहीं सोचते। भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ भी बनाई हैं, पहल भी की है, पर ये सरकारी स्तर पे जो भी पहल हो रही है, उस पहल को लेकर मुझे लगता है कि तब तक उसमें कोई बहुत सुधार नहीं दिखेगा जब उसमें जनमानस इन्वॉल्व नहीं होगा। वरना सरकारें अपने स्तर पे करोड़ों रुपए के बजट, अगर मैं कहूँ कि मंत्रालय तक गंगा की सफाई को लेकर जो है वो बनाया गया, और सरकार ने जो है गंगा के लिए कार्य योजना भी बनाई, और उसमें करोड़ों रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। और कई जगह गंगा की सफाई की बात 1985 से ये शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना। 2 चरणों में ये योजना आई और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए, और जो प्रदूषित खंड थे उनमें कायाकल्प करने की बात हुई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी के लिए सफाई के लिए बजट भी 4 गुना करते हुए, अगर 19 और 20 की तक बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए तक की योजना प्रस्तावित की। बहुत जगह काम हुआ, पर हम देख रहे हैं कि गंगा साफ होने का नाम नहीं ले रही। एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो जो गंगा को लेकर हमने बहुत सारे गाने, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारी पूरी कथाओं में गंगा जो है वो बहुत प्रमुखता से आती है। बहुत सारे देवताओं को लेकर हम गंगा की बात करते हैं, पर जिस तरह से गंगा को लेकर बात होनी चाहिए, स्वच्छ गंगा मिशन की जो स्थापना की गई, मंत्रालय बनाया गया। मुझे याद है कि उमा भारती जैसी जो मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, उनको गंगा मंत्रालय का मंत्रालय भी दिया गया। पर उससे अभी जब कोरोना आया था तो हमने देखा कि गंगा में किस तरह से लाशें तैर रही थी। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ भी किया जा रहा है वो उस तरह से प्रभावी नहीं हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सफाई के लिए निर्धारित किए गए हैं, पर गंगा उस तरह से साफ नहीं हो रही। तो केवल गंगा की बात नहीं है, ये तमाम जल स्रोतों की बात है। तो क्या इसमें करने की बात हुई थी, सीवेज का प्रबंधन किया जाएगा, और उसमें भी जो बहुत सारी परियोजनाएं थी, 661 करोड़ रुपए जो है वो उत्तर प्रदेश में 3 सीवरेज प्रबंध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उससे लगा कि गंगा का प्रदूषण कम होगा, पर हम देखते हैं कि 30 जिलों में जो है जिला गंगा के लिए प्लान बनाए गए, उसमें प्रदूषण नियंत्रण और नदी की साफ सफाई और ठोस उपाय की रूपरेखा भी तय की गई। कुछ कुछ काम भी हुए, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि नहीं हुए, पर जिस तरह से नदियों को लेकर बात होनी चाहिए थी वो नहीं है। हमारे देश में नदियां न केवल जल का प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा है। हमारी सारी संस्कृति हम देखते हैं कि पानी और खास करके नदियों के किनारे है। अब इसमें बहुत सारी
क्या हम कर सकते हैं, इस पर भी बहुत सारी बात होती है। सरकार जानती है क्या कर सकते हैं। औद्योगिक कचरा है, कानपुर में हम देखते हैं कारखानों से निकलने वाला रसायन है, अपशिष्ट है, वो सीधे नदी में बहाया जाता है और वो नदी उससे जहरीली होती है। कई बार उसमें हम देखते हैं कि मछलियां भी मरी पाई जाती हैं। तो बहुत सारे तौर तरीके हैं। घरों से जो अपशिष्ट निकलता है, वो जो शहर से जो बहुत सारी गंदगी हम निकालते हैं, उसके लिए जिस तरह का ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जिस तरह पानी को फिर से रिसाइकिल करके निकालना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो की जा सकती थी वो नहीं की जा रही है। तो हमारी नदियाँ हम देखते हैं कि दिन पे दिन वो जो हैं उनमें गंदगी फैलती जा रही है। तो बात महाकुंभ के ज़रिए मैं करना चाहता था, पर बात कर रहे हैं कि महाकुंभ तो अपनी जगह है, पर हम नदियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। नमस्कार।